Students, I am Satan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 9th physics chapter 2nd force and laws of motion. First of all, we will study about what is force. ठीक, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी वीडियो क्लियर नहीं है तो अपने YouTube की सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए ताकि ये वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे। आज हम पढ़ेंगे फोर्स। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स के लिए क्लास 9 में मैं बता दूं कि पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी बॉडी को या तो हम पुश करें या इस साइड से इसको क्या करें, पुल करें। ए पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। दोनों ही कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज को या तो हम धक्का दें या तो हम उसको खींचे, दोनों ही कंडीशन में जो हम अप्लाई करते हैं क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अब फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शंस लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग एटसेट्रा। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे वर्क करते हैं, जैसे कि किसी चीज को पुश करते हैं, किसी चीज को पुल करते हैं, कभी लिफ्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, प्रेस करते हैं एटसेट्रा। इन सारी ही एक्शंस में हम क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी को किक मारा, हमने क्या किया, उस पर पुश किया। किसी चीज को खींचे तो उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। अगर किसी चीज को उठा रहे हैं तो उस कंडीशन में लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज को दबा रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, किसी चीज को प्रेस कर रहे हैं। इन सारे ही कंडीशन में, सारे ही एक्शंस में क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अब इस फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले, ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फर्स्ट होता है, ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक जगह स्थिर हो और उस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। दूसरा होता है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। दूसरी कंडीशन ये होती है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑलरेडी मोशन में है, तो उस कंडीशन में हम उस पर फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। जैसे एक स्टेशनरी बॉल है, उसको किक मारे, फोर्स लगाए, वो क्या हो गया, मूव होने लगा, चलने लगा। वैसे ही अगर एक साइकिल चल रही है, उस पर ब्रेक लगाए तो फोर्स लगा तो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आगे था, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड, चेंज द स्पीड। क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मोशन में है उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। मतलब कोई ज्यादा कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, अगर हम एक्सीलरेटर लेते हैं किसी भी बाइक, किसी भी व्हीकल का, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे था, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके डायरेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, उसके डायरेक्शन में चेंजेस ला सकते हैं। मतलब फोर्स होता है चेंज द डायरेक्शन। आगे फिफ्थ होता है, फोर्स कैन चेंज द shape and size of an object. A force can change the shape and size of an object. ये कैसे होता है, सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक रबड़ की बॉल है। तो उस रबड़ की बॉल को अगर हम प्रेस करें, फोर्स लगाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसका शेप थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर किसी दूसरे रबड़ के इसको स्ट्रेच कर दें, खींचे अगर उसको, तो वो क्या हो जाता है, फैल जाएगा। उस कंडीशन में उसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्स। ए पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या होते हैं, फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, a force can stop a moving object, a force can change the speed of a moving object,
a force can change the direction of a moving object and a force can change shape and size of an object. ये था हमारा इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आगे आता है कि फोर्स के टाइप्स ऑफ फोर्सेस। व्हेन टू और मोर देन टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट देन द रिजल्टेंट इज टू टाइप्स, ठीक है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2, 3, 4, 5 कई सारे फोर्स एक साथ अप्लाई हो रहे हैं तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, तो सारे फोर्सेस को मिला के जो उस पर फोर्स लगता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे। फोर्सेस आर टू टाइप्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स, क्या होता है? तो मैंने बताया कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द फोर्सेस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। मींस अगर किसी बॉडी पे कई सारे फोर्स एक साथ लग रहे हैं, जैसे ये एक बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द फोर्सेस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कितने भी फोर्स लग रहे हो, अगर उसका रिजल्टेंट जीरो है तो वो क्या कहलाएंगा? बैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएंगे। रिजल्टेंट जीरो मतलब रिजल्ट निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबको ऐड कर लेंगे। बट हम जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब कि उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मींस अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मींस अगर हम इसको प्लस 10 न्यूटन माने तो इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव वे में लेंगे, मतलब इसको -10 न्यूटन हम फोर्स क्या करेंगे? मानेंगे। इस डायरेक्शन में -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जब इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे, रिजल्टेंट, तो 10 प्लस -10 मिलके क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड फोर्स। अगर एग्जांपल लें, एक बड़ा सा बॉक्स है, एक आदमी इस तरफ से धक्का दे रहा है, दूसरा आदमी दूसरी तरफ से धक्का दे रहा है, और दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। इसका फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और रिजल्टेंट क्या होगा? उस पर जीरो बैलेंस, जीरो क्या होगा? फोर्स लगेगा। इसलिए उस टाइप के फोर्स जिसका रिजल्टेंट क्या है? जीरो है, क्या कहलाता है? बैलेंस्ड फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ मेनी मिनिमम फोर्सेस विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ बैलेंस फोर्स, ठीक है। हाउ मेनी मिनिमम फोर्सेस विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ बैलेंस फोर्सेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स लगाने के लिए मिनिमम कितने फोर्सेस की जरूरत होती है? तो मिनिमम मतलब 1 से शुरू करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है, चाहे कितना भी न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, अगर एक फोर्स लग रहा है तो ये कभी बैलेंस होगा? नहीं होगा। 2 न्यूटन का फोर्स है, कहीं ना कहीं तो लगेगा ही। आधा न्यूटन का फोर्स भी लगेगा तो कहीं ना कहीं लगेगा ही। इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 2 न्यूटन का फोर्स लाना पड़ेगा। तो कहने का तो हाउ मेनी मिनिमम फोर्सेस विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ बैलेंस फोर्स, तो कितना हो जाएगा? 2। कम से कम 2 फोर्स चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट में बैलेंस्ड फोर्सेस के लिए, ठीक है। मिनिमम 2 फोर्सेस विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। आगे आता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। आगे आता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। मींस इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। बैलेंस फोर्स में क्या था?
रिजल्टेंट इज जीरो, इसमें हो जाएगा रिजल्टेंट इज नॉट जीरो। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्सेस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है, -1 न्यूटन, -2 न्यूटन, -10 न्यूटन, +1 न्यूटन, +2 न्यूटन, +10 न्यूटन एटसेट्रा। माइनस में हो प्लस में हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो फोर्सेस क्या कहलाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा? अनबैलेंस्ड होगा, क्योंकि रिजल्टेंट इसका क्या आ गया? 5 न्यूटन आ गया। अगर इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अगर हम इसको प्लस लेंगे तो इसको हमें माइनस लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा -5 न्यूटन। मतलब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो इसका जो फोर्स लगेगा 5 न्यूटन का फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? लगेगा। तो इस तरीके से ये जीरो तो आ नहीं रहा है, मतलब ये क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अब अनबैलेंस्ड फोर्स कितना भी लग सकता है, ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है, नीचे से कोई फोर्स लग रहा है, किधर से भी फोर्सेस, कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अगर उसका सम या उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं है तो क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर यहीं पे जीरो हो जाता तो क्या रहता? बैलेंस्ड फोर्स। अब क्वेश्चन ये पूछे कि हाउ मेनी मिनिमम फोर्सेस विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो मिनिमम फोर्सेस कितना चाहिए हमें? तो हम मिनिमम एक फोर्स लगा के भी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को अनबैलेंस फोर्स कर सकते हैं। अगर एक फोर्स ही लग गया तो अनबैलेंस के लिए एक फोर्स क्या है? मिनिमम है, ये क्या कहलाएगा? अनबैलेंस फोर्स। लेकिन बैलेंस्ड फोर्सेस के लिए मिनिमम 2 फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसको बैलेंस करना हो तो 2 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम की कंडीशन में क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी मैक्सिमम फोर्सेस विल बी रिक्वायर्ड टू बैलेंस फोर्स, तो क्या हो जाएगा? अब देखो ये तो बैलेंस है, 2 फोर्स लग गए, एक फोर्स इधर से 5 न्यूटन का लगा दो, इसको ऑपोजिट एक फोर्स इधर से 5 न्यूटन का, तो भी बैलेंस है। एक इधर से 10 न्यूटन का लगा दो, इसके ऑपोजिट 10 न्यूटन का इधर से, तो भी फोर्स है। मतलब अनलिमिटेड फोर्सेस हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा के उसको बैलेंस्ड भी कर सकते हैं और अनलिमिटेड फोर्स लगा के उसको अनबैलेंस्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम पूछता है, मैक्सिमम नहीं पूछेगा। मैक्सिमम में दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड हो जाएगा, चाहे जितने भी फोर्स लगाएं दोनों ही कंडीशन में बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों ही फोर्सेस के, अनबैलेंस फोर्सेस और बैलेंस फोर्सेस के एक एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे। हमने यहाँ पे एक लिया है बैलेंस्ड फोर्सेस के लिए, हैवी बॉक्सेस डज नॉट मूव। एक हैवी बॉक्स है जो मूव नहीं कर रहा है, मींस उसका जो भी फोर्सेस लग रहा है वो क्या है? बैलेंस फोर्स लग रहा है। और बैलेंस फोर्स करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने टाइप्स के फोर्स लगते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला फोर्स जो सारे ऑब्जेक्ट पे लगता है वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक फोर्स होता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम जानते हैं कि पृथ्वी हमें अपनी तरफ क्या कर रही है? खींचे रहती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वेट होता है तो उस वेट के कारण नीचे की तरफ क्या होता है? वो दबा रहता है, जो उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहता है जो नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है? वर्क करता है। अब इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। अगर ये जमीन पे रखा हुआ है एक हैवी बॉक्स, तो अर्थ से ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगता है जो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या करता है? बैलेंस करता है। ठीक है, आगे अगर हम सपोज दैट यहां से पुश कर रहे हैं तो एक फोर्स हम इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल लग रहा है किसी भी हर ऑब्जेक्ट पे, सारे ही ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्सेस लगते हैं। इधर से हम मान लो पुश कर रहे हैं, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हैवी बॉक्स से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फिर भी मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब इस फोर्स को बैलेंस
है तभी मूव नहीं कर रहा, मतलब इस डायरेक्शन में भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है और उतना ही फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स कौन सा होता है? क्लास 8 में आप लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, अगर हम पुश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो इसे मूव नहीं होने देता है। मतलब इस फोर्स पे उतना ही फोर्स इधर से लग के क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है, मतलब जीरो कर देता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बैलेंस फोर्स का मतलब एक हैवी बॉक्स। एग्जांपल लेके अब देखेंगे एक अनबैलेंस फोर्स का मतलब एक टॉय कार जो है वो ऑलरेडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। मूव कर रही है, इसमें भी क्या लगता है? एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग ही रहा है, और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रिएक्शन फोर्स लग रहा है। रिएक्शन फोर्स जो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या करता है? बैलेंस करता है। आगे अगर सपोज दैट टॉय कार मूव कर रही है, मतलब हम इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? इसको पुश कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो इसके भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, मतलब चार फोर्स इसमें भी लगेंगे, चार फोर्स इसमें भी लगेंगे। अगर हम पुश कर रहे हैं तो इसमें भी फ्रिक्शन लगेगा, बट अगर ये मूव कर रही है उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला फोर्सेस है ये ज्यादा है, ये वाला फोर्सेस क्या है? कम है। ठीक है, जब फ्रिक्शन कम रहेगा और जब हम फोर्स लगा रहे हैं वो ज्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में अनबैलेंस फोर्स होगा, और अनबैलेंस फोर्स होगा तो कोई भी बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। तो ये था एक एक एग्जांपल। आगे हम पढ़ेंगे इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, बहुत सारे बुक्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ही क्या दिया रहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही दिया रहता है इनर्शिया। लेकिन हम इनर्शिया का क्या करेंगे? सबसे पहले अलग से पढ़ेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स वी नो दैट ऑल द बॉडी प्रेजेंट इन यूनिवर्स हैविंग मास, एंड ड्यू टू मास ऑल द बॉडी हैविंग अ प्रॉपर्टी कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, जितनी भी बॉडीज हैं पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, हम जानते हैं कि सबके अंदर क्या होता है? मास होता है। ठीक है, ये है, इसके अंदर भी कुछ ग्राम का मास होगा। चॉक का एक डस्ट जो होता है, डस्ट पार्टिकल्स, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मास होगा। 0.001 मिलीग्राम ही मास क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर भी क्या होगा? मास होगा। मतलब सारे ही पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी बॉडीज हैं सबके अंदर एक चीज होता है जिसको क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है, और ड्यू टू मास, इसी मास के कारण सारे बॉडीज में एक प्रॉपर्टी यूज होती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या? इनर्शिया। और इनर्शिया किस टाइप की प्रॉपर्टी है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट और अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया एक किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती है जो इट रेजिस्ट और अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट, तो जो अपने स्टेट्स में होने वाले चेंजेस का क्या करती है? विरोध करती है, अपोज करती है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। अब स्टेट कौन कौन से होते हैं? तो हमारे दो नेचुरल स्टेट्स होते हैं किसी भी बॉडी के, एक रेस्ट, दूसरा मोशन। ठीक है, दो नेचुरल स्टेट होते हैं, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों ही क्या होते हैं? नेचुरल स्टेट होते हैं, मतलब एक रेस्ट होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। और इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू उसके स्टेट्स में होने वाले चेंजेस का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पोजीशन में है, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा, लेकिन मूव करने से पहले वो अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको क्या कहते हैं? इनर्शिया करते हैं। ये इनर्शिया प्रॉपर्टी के थ्रू उस फोर्स का क्या करता है? विरोध करता है। एग्जांपल, जब हम ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन झटके से जब चलना शुरू करती है, तो ट्रेन, सपोज दैट ये ट्रेन है, ट्रेन में कोई बैठा है, जब ट्रेन झटके से चलना शुरू करती है तो हम पीछे की तरफ क्या होते हैं? झटका खाते हैं। मीन्स ट्रेन आगे चल रही है, हम पीछे की तरफ। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है? प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं इनर्शिया। और ये इसका जो नेचुरल स्टेट है रेस्ट में बैठा है, और जब इस पे फोर्स लगता है
तो इसको मोशन में लाने करता है। तो जब फोर्स लगता है तो उस कंडीशन में वो अपने नेचुरल स्टेट रेस्ट में होने वाले चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। रुके, ये रुका ही रहेगा, ट्रेन आगे चलेगी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसको झटका मिलता है पीछे की तरफ। भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है और अचानक ब्रेक लग जाए तो हम आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। मीन्स हमारी बॉडी की नेचुरल स्टेट क्या है, मोशन है, कंटिन्यू मोशन। अगर ब्रेक लगता है, बस पे ब्रेक लगता है, लेकिन हमारे अंदर क्या इनर्शिया है। जब इनर्शिया है तो हम वहीं रहेंगे तो मीन्स झटके से क्या हो जाएंगे, आगे गिर जाएंगे। क्योंकि बस तो रुक जाती है लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, मूव करते रहती है, इसलिए हम आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। उसके बाद फोर्स लग के हम क्या होते हैं, रुकते हैं। ठीक है, तो inertia is that property of a body due to which it resists or changes the state of rest or of uniform motion। जैसे ये फैन है हमारा, तो फैन अगर शुरू में रुका हुआ होता है तो जब हम स्विच ऑन करते हैं उस पर फोर्स लगता है तो वो चलना शुरू करता है। लेकिन चलने से पहले वो अपने स्टेट्स में होने वाले चेंजेस का विरोध करता है, बहुत ही धीरे चलता है और धीरे धीरे होके क्या होता है, चेंज होता है, फिर तेज हो जाता है। और फिर उसी को जब ऑफ करना पड़ता है तो डायरेक्ट ऑफ नहीं हो जाता है, क्या होता है, फिर वही धीरे होके, मतलब अपने स्टेट, अब यूनिफॉर्म मोशन उसका स्टेट है, उसमें भी विरोध करेगा, रेस्ट में आना नहीं चाहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो आ जाता है। तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने स्टेट्स में होने वाले चेंजेस का विरोध करती है, और ये प्रॉपर्टी सारे ही ऑब्जेक्ट में होती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जब इनर्शिया अपोज तो कर रहा है लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। मीन्स अगर हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल दी तो हम भी चल ही देते हैं, रुक नहीं पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया कैन अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट बट कैन नॉट स्टॉप। जितना ही ये सत्य है कि इनर्शिया के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट्स में होने वाले चेंजेस का विरोध करता है, उतना ही ये भी सत्य है कि बट इट कैन नॉट स्टॉप द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वो अपने स्टेट्स में होने वाले चेंजेस को रोक नहीं सकता। इनर्शिया केवल अपोज कर सकता है, उसको रोकने की क्षमता उसमें नहीं है। अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन फैन चलना शुरू हो जाता है और चलने लगता है। इनर्शिया के थ्रू वो अपने स्टेट्स में होने वाले चेंजेस को रोक नहीं सकता, लेकिन उसका अपोज कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है। ठीक है, तो इनर्शिया के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट्स में होने वाले चेंजेस को रोक नहीं सकता, लेकिन अपोज जरूर करता है। उसी अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है जिसको क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इसी से रिलेटेड है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फायदा मिल सके। धन्यवाद।